So hello everybody, namaste, welcome and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. So इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए जॉब रिलेटेड वैकेंसीज की वीडियो लेके आती हूँ। आज की जो वीडियो है वो वीडियो है आपकी नॉन टीचिंग पोजीशंस के बारे में। नॉन टीचिंग पोजीशंस आपके NIT कुरुक्षेत्र में आई है जो कि आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर फॉलिंग करता है। कुछ ऐसी बहुत सारी जॉब वैकेंसीज हैं इस पूरे वीडियो में जो कि आपकी क्या है, ग्रेजुएशन बेस्ड है या फिर 12th बेस्ड है या फिर इंजीनियरिंग बेस्ड है। मतलब सारे के सारे जितने भी आपके ग्रेजुएशन लेवल तक आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे डिसिप्लिन इन सारी वैकेंसीज में कवर्ड है। तो चाहे आप साइंस ग्रेजुएट है, चाहे आप आर्ट्स ग्रेजुएट है, चाहे कॉमर्स ग्रेजुएट है, या फिर आपने BTech किया हो या फिर डिप्लोमा किया हो या ITI किया हो, सभी के लिए कोई ना कोई, या फिर आप स्पोर्ट्स से हैं या फिर आप लाइब्रेरी साइंसेज से हैं, सभी के लिए इस वीडियो में, इस एडवर्टाइजमेंट में कोई ना कोई वैकेंसी जरूर प्रेजेंट है। तो आप किसी भी इन पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन से हैं तो इस वीडियो को जरूर चेक करके जाइएगा। अब फटाफट से शुरू करते हैं कि क्या है पूरा एडवर्टाइजमेंट। एंड हाँ, शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप वीडियोस देखते हैं तो प्लीज यार हिट द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। इतना डिफिकल्ट नहीं है, कुछ जाता नहीं है। इट इज जस्ट गोइंग टू एक्ट एज ए मोटिवेशन बूस्टर टू मी ऑल्सो, सो प्लीज डू दैट। एंड चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट में आपकी वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, कहाँ पे वैकेंसी आई है? NIT, दैट इज योर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कुरुक्षेत्र हरियाणा में आपकी वैकेंसीज निकाली है। नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है। एक इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। नॉन टीचिंग स्टाफ में कौन कौन सी पोस्ट में वैकेंसी है फटाफट से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसीज आई हैं वो है आपकी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 3 आई हैं जिसमें 2 आपकी अनरिजर्व की पोस्ट है। ठीक है, लेवल इन द पे मैट्रिक्स भी साथ में मेंशन है। इसमें आपकी जो पे मैट्रिक्स लेवल होगा, यानी कि आपको सैलरी जो मिलेगी वो लेवल 6 की सैलरी मिलेगी। आप लेवल साइड में चेक करते रहिएगा। ठीक है, मैं बता देती हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट आपकी आई हुई है। दूसरा आपका है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट। इसमें आपकी एक पोस्ट है। आफ्टर दैट वी हैव द स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स असिस्टेंट। इसमें भी आपकी एक पोस्ट आई है। देन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, in this also we have got 1 post. then after that technical assistant में आपकी अच्छी खासी पोस्ट है। कितने नंबर ऑफ पोस्ट आई हैं? 11 पोस्ट आई हैं। पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट सारी परमानेंट और रेगुलर पोस्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एक वैकेंसी आई है। सीनियर स्टेनोग्राफर में भी आपकी एक वैकेंसी आई है। स्टेनोग्राफर में आपकी 2 वैकेंसी हैं। सीनियर असिस्टेंट में आपकी 3 वैकेंसी हैं। जूनियर असिस्टेंट में आपकी 2 वैकेंसी है। सीनियर टेक्नीशियन में 7 है और नॉर्मल टेक्नीशियन में आपकी 11 वैकेंसी हैं। तो टोटल आपकी अनरिजर्व की 27 वैकेंसीज हैं। एंड अगर हम रिजर्व कैटेगरीज की वैकेंसीज को भी ऐड कर लेते हैं तो आपकी कितनी टोटल वैकेंसीज हैं? 44 वैकेंसीज हैं जिनके लिए पूरा का पूरा नोटिफिकेशन निकाला गया है। ठीक है, तो हम इन 44 वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। नेम ऑफ द पोस्ट सारी आपको पता चल गया है। इसके बाद हम बात करेंगे कि पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन या बाकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो ये पॉइंट ऑफ द वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से चेक करिएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या बताया गया है। सबसे पहले जूनियर इंजीनियर सिविल में इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है फर्स्ट क्लास, यानी कि 60% मार्क्स इन B और BTech। कौन सी ब्रांच में? सिविल इंजीनियरिंग में ही, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। अगर आपने B या BTech करी है, 60% आपके मार्क्स आए हैं, तब आप जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, जिसे हम JEE करते रहते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, आपके पास क्या है? फर्स्ट क्लास डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड। एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड बोला है, कोई एक्सपीरियंस नहीं बोला है। तो बिना एक्सपीरियंस वाली सारी की सारी वैकेंसीज हैं। कुछ ही शायद एक आधी वैकेंसी होगी, एक आधी पोस्ट है जिसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। अदरवाइज सारी वैकेंसी आपकी क्या है, किसी में भी कहीं पे भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो आपने BTech करी हो, आपने डिप्लोमा किया हो, सिविल इंजीनियरिंग में किया हो, आप क्या है, एलिजिबल है। एज लिमिट क्या है आपकी? नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। 30 ईयर्स के अंदर अंदर आपकी एज यहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए। अब हम दूसरी पोस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दूसरी पोस्ट के बारे में क्या है? हमारी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में फिर से आपका फर्स्ट क्लास BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है।
ये आपके पास नहीं है तो डिप्लोमा है अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विद द एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड यानी कि आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी आनी चाहिए, तब आप शॉर्टलिस्ट होंगे। एज लिमिट वही 30 इयर्स, पीरियड ऑफ प्रोबेशन 1 साल के प्रोबेशन पे आपको रखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट हमारे पास जो पोस्ट थी दैट इज आर स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स असिस्टेंट, जो कि आपकी एक अनरिजर्व की पोस्ट है, लेवल 6 की पोस्ट है। सैलरी आप देख लीजिएगा कहां से कहां तक जाएगी, दैट टू 7th पे कमीशन में, ठीक है। 8th पे कमीशन के आते ही ये एकदम से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर्स डिग्री की हो आपने फिजिकल एजुकेशन में फर्स्ट क्लास मार्क्स के साथ, यू आर एलिजिबल, ठीक है। उसी के साथ साथ में क्या है, स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ पार्टिसिपेशन इन द स्पोर्ट्स, ड्रामा, म्यूजिक, फिल्म्स, पेंटिंग, फोटोग्राफी, जर्नलिज्म, इसमें से किसी में भी आपके पास क्या होना चाहिए कि आपने किसी भी एक एक्टिविटी में या 2 में 3 में या सभी में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया हुआ है। एज लिमिट फिर से 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और फिर से आप वही पीरियड ऑफ प्रोबेशन आपका 1 साल होगा, ठीक है। तो जो लोग जिन्होंने बैचलर्स डिग्री की हुई है फिजिकल एजुकेशन में, दे आर एलिजिबल फॉर दिस। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट में बैचलर्स डिग्री आपने साइंस में की हो, आर्ट्स में की हो, कॉमर्स में की हो, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास मार्क्स के साथ में, या फिर आपने बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में की हो, उस केस में आप क्या हैं, एलिजिबल हैं। देख लीजिएगा जो लोग बीएससी, बीए, बीकॉम, इस वाली पोस्ट के लिए सभी लोग एलिजिबल है, ठीक है। साथ में डिजायरेबल है, नॉट नेसेसरी, ठीक है। डिजायरेबल क्या है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, लाइब्रेरी, ऑटोमेशन, नेटवर्किंग, पीजीडीसी हो या उसी के इक्विवेलेंट कोई और क्वालिफिकेशन हो, ठीक है। एज लिमिट फिर से सेम है, फिर से वही आपका प्रोबेशन पीरियड होगा इसमें 1 साल का। नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट, जिसमें हमारे पास 11 वैकेंसी आई है। वैकेंसीज का डिवीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में आपका एक अनरिजर्व, एक एसटी और एक एससी की पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एक एससी, एक ओबीसी की पोस्ट है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एक अनरिजर्व की पोस्ट है, फिजिक्स में एक अनरिजर्व की पोस्ट है, केमिस्ट्री में अनरिजर्व की पोस्ट है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में एक ओबीसी की पोस्ट है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास एक ईडब्ल्यूएस एंड सेंट्रल वर्कशॉप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमारे पास एक अनरिजर्व की पोस्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो टेक्निकल असिस्टेंट इन सारे सब्जेक्ट में चलेगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन देख लीजिए, फॉर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। अब इंजीनियरिंग डिसिप्लिन कौन कौन से हैं, यानी कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, मैकेनिकल, इन सारे डिसिप्लिन के लिए क्या मांगा है, फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड इन बी बीटेक इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट। यानी कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पहले वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, बी या बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, फर्स्ट क्लास उसमें आपके मार्क्स प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो अगर आपने डिप्लोमा भी किया है सिविल इंजीनियरिंग में, सेम जैसे ऊपर क्वालिफिकेशन थी वो ही वैसी क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी आपकी काम करेगी इस पोस्ट के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, ठीक है। फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन डिसिप्लिन के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड इन बी, बीटेक या एमसीए, ठीक है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये है हमारा इस पोस्ट के लिए। इसके अलावा फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी रेलिवेंट फील्ड विद द एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड भी चलेगा। साइंस वाले जो सब्जेक्ट है उनमें टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, केमिस्ट्री के लिए फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री इन साइंस जिसमें केमिस्ट्री प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर आपने मास्टर्स डिग्री की हो केमिस्ट्री से, यानी कि एमएससी केमिस्ट्री कम से कम 50% मार्क्स के साथ में, ठीक है। एज लिमिट सभी में है कि 30 ईयर से ज्यादा की एज लिमिट इसमें आपको नहीं काम करेगी। पर्सनल असिस्टेंट एक पोस्ट है, बैचलर्स डिग्री की हो आपने किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है। 30 साल से ज्यादा आपकी एज ना हो एंड आपके पास एक टाइपिंग की स्पीड हो, वो कितनी है, 100 वर्ड्स पर मिनट। बैचलर्स डिग्री एनी डिसिप्लिन, कितना भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स आया हो इसमें मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट हमारे पास सीनियर स्टेनोग्राफर, जिसमें आपने सिर्फ 10+2 या उसी के बराबर कोई और क्वालिफिकेशन परस्यू की हो। मिनिमम स्पीड इन शॉर्ट हैंड आपकी मांगी गई है 100 वर्ड्स पर मिनट इन स्टेनोग्राफी। डिजायरेबल है बाकी, अगर आपने बैचलर डिग्री भी की है, आपके पास कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी है तो और भी बेटर है, ठीक है। एज लिमिट इसमें आपकी 33 ईयर्स है, ना कि 30 ईयर्स। स्टेनोग्राफर में आपने 10+2 किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। डिजायरेबल फिर से आपका सेम है कि आपने कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ हो, मतलब आपको कंप्यूटर आता हो, एमएस वर्ड प्रोसेसिंग एटलीस्ट। सीनियर असिस्टेंट की 3 वैकेंसी के लिए सीनियर सेकेंडरी आपने 10+2 किया हो, 35 वर्ड्स पर मिनट की आपके पास टाइपिंग स्पीड प्रेजेंट हो,
फिर से कंप्यूटर की जो एफिशिएंसी है, प्रोफिशिएंसी है, वो क्या है, डिजायरेबल है, राइट। 33 ईयर्स की इसमें एज लिमिट है। जूनियर असिस्टेंट 2 पोस्ट है, आपने 10+2 किया हो, 35 वर्ड्स पर मिनट की आपके पास टाइपिंग स्पीड हो, कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी हो एंड एज लिमिट 27 साल से ज्यादा ना हो। देन सीनियर टेक्नीशियन की हमारे पास 7 पोस्ट हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट में है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सेंट्रल वर्कशॉप, दैट इज योर मैकेनिकल, ठीक है। इसमें क्या मांगा गया है, इसमें आपका बोला है कि आपने 10+2 किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, उसी के साथ साथ में आपने ITI का कोर्स भी किया हो उसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में, ठीक है, जिसमें आप अप्लाई करेंगे। या फिर आपने 10th किया हो 60% मार्क्स के बाद, उसके बाद आपने ITI किया हो, या फिर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया हो 3 साल का किसी भी पर्टिकुलर, मतलब उसी में से ही किसी सब्जेक्ट के साथ में। डिजायरेबल है बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है तो और भी अच्छा है। एज लिमिट 33 ईयर्स इसमें रखी गई है, ठीक है। टेक्नीशियन की पोस्ट है हमारे पास ये सारी, जिसमें 11 वैकेंसीज आई हैं। ये सारे डिपार्टमेंट से आप देख पाएंगे। एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन में इंजीनियरिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्यूटर डिसिप्लिन के लिए 10+2 मांगा गया है, प्लस आपने ITI किया हो। अगर ऐसा नहीं है, आपने 10th किया है 60% मार्क्स के साथ, एंड उसके साथ में आपके पास 2 साल का ड्यूरेशन का क्या हो, ITI का कोर्स आपने किया हो, या फिर लास्ट में अगर ये सब नहीं है, आपने डिप्लोमा किया है इनमें से किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। साइंस केमिस्ट्री डिसिप्लिन के लिए 10+2 एंड देन रिकॉग्नाइज बोर्ड विद एटलीस्ट 60% ऑफ द मार्क्स एंड 27 साल की आपकी इसमें क्या है, एज लिमिट मैक्सिमम है, ठीक है। इससे ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। तो ये थी सारी की सारी नेम ऑफ द पोस्ट, उनकी क्वालिफिकेशन, कितनी परसेंटेज और कितनी एज क्राइटेरिया इसमें आपका मैटर करेगा। तो इनमें से अगर आपका क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया एंड पोस्ट मैटर करती है, आपको मैच करती है आपके प्रोफाइल से, तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। इन सारी ऐसे पोस्ट को ना छोड़ने के लिए पोस्ट नहीं होती है कि 1 वैकेंसी है, 11 वैकेंसी है, 7 वैकेंसी है, यही वो पोस्ट होती है जिनमें जरूर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। देन आफ्टर दैट वी विल सी कि जनरल कंडीशंस दी गई हैं कुछ। जनरल कंडीशंस में आपका वही बोला है कि आपका जो रिजर्वेशन कैटेगरी में जो लोग फॉल करते हैं, वो लोग, उन लोगों के लिए रिजर्वेशन के जो सारे रूल्स हैं, वो रूल्स आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रिजर्वेशन रूल्स होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग अप्लाई होंगे। इसके बाद बात करेंगे एप्लीकेशन फीस कितनी है। तो एप्लीकेशन फीस मेंशन है, 1,000 रुपए की एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ेगी अनरिजर्व्ड, EWS एंड OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को, एंड 500 रुपीज की एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ेगी SC, ST एंड PWBD कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे बता देती हूँ कि क्या मेंशन है कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए बोला है कि रेगुलरली कैंडिडेट को वेबसाइट को चेक करते रहना है, ठीक है। वेबसाइट पे आएगा कि आपने जिस ब्रांच में अप्लाई किया है, आपका रिटन टेस्ट होगा या आपका इंटरव्यू होगा या आपका स्किल टेस्ट होगा। अभी ना कोई सिलेबस है, ना ही कोई डेफिनेटली मेंशन्ड है कि इस पोस्ट के लिए रिटन टेस्ट है, इस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट है, ठीक है। तो आप वेबसाइट चेक करते रहिएगा, वहीं से आपको पता चलेगा कि इसमें आपका होना क्या है, राइट। आपका क्या है, रिटन टेस्ट होना है, स्किल टेस्ट होना है, या फिर आपका इंटरव्यू होना है। एज रिलैक्सेशन मैंने बता दिया है, SC ST के लिए 5 साल, OBC 3 साल, नॉन क्रीमी लेयर एंड सो ऑन। हाउ टू अप्लाई में आपको क्या ध्यान रखना है, हाउ टू अप्लाई में आपको यही ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर लेनी है। ध्यान से सुन लीजिएगा मुझे, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के बाद उसका प्रिंट आउट ले लेना है, एंड आपकी जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है उन सबका प्रिंट आउट ले लेना है, उन सबका प्रिंट आउट ले लेना है। एंड उसके बाद में सबको एक एनवेलप में डाल के हार्ड कॉपी जितनी भी है बाइंड करके आपको भेज देना है NIT कुरुक्षेत्र, ठीक है। किस डेट से किस डेट तक आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, 18 तारीख से लेके 30 सितंबर 2025 आखिरी डेट है जिस तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड भेजने की क्या डेट है, आप हार्ड कॉपी कब तक भेज सकते हैं, हार्ड कॉपी भेजने की डेट है 6 अक्टूबर 2025। तो 6 अक्टूबर 2025 तक आपकी एप्लीकेशन हार्ड कॉपी में NIT कुरुक्षेत्र पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। ये पूरा एड्रेस बताया गया है कि आप कहाँ कहाँ भेजेंगे, वो एड्रेस आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, राइट। अब लास्ट में कुछ ये इंपॉर्टेंट डेट्स दे दी गई हैं कि 12 तारीख से आपका क्या हो गया है, नोटिफिकेशन पब्लिश हो गया है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। 18 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, 30 सितंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हैं, और 6 अक्टूबर शाम के 5:30 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म वहां भिजवा सकते हैं, यानी कि NIT कुरुक्षेत्र में। कोई भी आपको डिफिकल्टी आती है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने में, तो ये ईमेल आईडी दी गई है, इस ईमेल आईडी पे आप मेल करके अपनी डिफिकल्टीज या टेक्निकल क्वेरीज को सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट में क्या है, यही सारे आपके जितने भी रिजर्वेशन के फॉर्मेट्स हैं, जिन फॉर्मेट में आपको अपने सर्टिफिकेट जमा करने हैं वो दिए गए हैं। इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता तो कमेंट करके मुझे बोल दीजिएगा, हर किसी का कमेंट में मैं लिंक
सेंड कर देती हूँ एज अ रिप्लाई, ठीक है। गलती से हो जाता है कभी कभी, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में जब मैं इस वीडियो को एडिट करूंगी तो भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये था इन सारी वैकेंसीज के बारे में, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। अगर अच्छी नहीं होती तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो वैकेंसीज मुझे आप लोगों के लिए सूटेबल लगती हैं उन्हीं वैकेंसीज की वीडियो में लेके आऊँ। बाकी ऐसी वीडियो के साथ में फिर से मिलूंगी, ऐसी बहुत सारी जॉब रिलेटेड वैकेंसीज के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, जय हिंद।